हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड के बारे में एक छोटा सा अपडेट लेंगे और हम लोग जानेंगे कि क्या कुछ आगे वाली स्ट्रेटेजी इस शेयर में हमारी होनी चाहिए, और अगर से आपको इसका आईपीओ नहीं मिला है तो क्या कुछ आप कर सकते हो, और इसके जो आगे वाले फंडामेंटल्स है और आगे वाली जो इसकी परफॉर्मेंस है वो मेरे हिसाब से मुझे क्या लग रहा है कि होंगी। तो दोस्तों, लगभग 5 जुलाई को ये शेयर लिस्ट हुआ है यहाँ पे, और अच्छा खासा गेन इसने दे दिया, अपना लिस्टिंग गेन। तो इन्वेस्टर्स को इसने निराश नहीं किया। भले इससे जो अपेक्षाएं थी उतना गेन उसने नहीं दिया, बट स्टिल यू आर इन अ पॉजिटिव मोड। लग बाय चांस मुझे भी ये आईपीओ मिला और मैं अभी तक उस आईपीओ को होल्ड करके रखा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ़िलहाल के डेट में इसका जो क्वांटिटी, इसका जो वैल्यू चल रहा है वो 335 के आसपास चल रहा है। और आप लोग एक चीज़ के ऊपर इसका एक नज़र रखिए कि इसकी जो डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ हो रही है वो देखिए किस हिसाब से हो रही है। आप देख पा रहे हो 84% डिलीवरी यहाँ पे ट्रेडेड में उठाई गई है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखो। उसके बाद में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं टिकर टेप पे। यहाँ से हमें भले इसका बहुत लंबा ट्रेंड हम लोग नहीं देख सकते फ़िलहाल में, क्योंकि अभी लिस्टिंग हुई है, बट यहाँ पे एंट्री पॉइंट स्टिल अच्छे से सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से आप एक गुड एंट्री पॉइंट आप लोग कंसिडर कर सकते हो। और इसके पीबी जो है वो आसपास ही खेल रहे हैं, सेक्टर के आसपास, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न चल रहा है। तो उस सेक्टर के हिसाब से इसको आप लोग एडजस्ट करके समझ सकते हो। बट दोस्तों, इसका अगर हम लोग कंपैरिजन करें कि आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर इसका क्या कुछ ग्रोथ रहेगा, तो ये बढ़ते ही जाने वाला है। दोस्तों, आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए। हमें देखना है कि इसमें क्या कुछ चेंजेस हुए या फिर इसका जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो किस तरह से आ रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों कि ये वन ऑफ द बेस्ट पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र से रिलेटेड कंपनी है इंडिया में, और जहाँ पे इसका जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ते जा रहा है। दोस्तों, इसका रेवेन्यू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो हमें सजेस्ट करता है कि हम अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं तो एक अच्छा खासा कैपिटल हम लोग इससे बना सकते हैं। इवन इस प्राइस पे भी हम लोग एंट्री अगर लेते हैं तो बना सकते हैं। भले ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोमोटर की होल्डिंग जो है 16% डिक्रीज़ हुई है, बट आपको इनर साइड यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं पे भी प्लेज नहीं हुआ है कोई भी शेयर। और अगर आप लोग इन डिटेल में देखते हो कि क्यों डिक्रीज़ हुई है, तो भाई देखिए 66%, 66.17% स्टिल इसकी होल्डिंग है। 50% से ज़्यादा प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पे अगर बन जाती है तो काफ़ी बेहतरीन है। इनके पीछे के रीज़न आप लोग समझ लीजिए कि प्रोमोटर को इसकी होल्डिंग डिक्रीज़ करना लाजमी है। यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है या फिर जो भी अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे क्या कुछ अपना हिस्सा लगाया हुआ है, तो उनका हिस्सा काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है, और जो कि आने वाले दिनों में हो सकता है इंक्रीजिंग फेज़ में हमें दिखाई दे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि प्रोमोटर की होल्डिंग भले ही डिक्रीज़ हुई है, बट इसके पीछे भी अच्छा रीज़न है, जहाँ पे उनको डिक्रीज़ करना एक नॉर्मल सा प्रोसीजर का पार्ट बन जाता है। बट यहाँ पे स्टिल 66.17% जहाँ पर होल्ड करके रखे हैं, तो मेजर होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर की है। और रिटेल, आप लोग इसकी होल्डिंग पैटर्न येस बैंक से कंपेयर कर लीजिए ना। आप लोग कंपेयर कर लीजिए अदर जो कंपनीज है, सपोज से रिलायंस कम्युनिकेशन, आपको ध्यान में आ जाएगा कि किस तरीके से कोई शेयर अगर डाउन ट्रेंड में या फिर लॉस में चला जाता है तो वहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग किस तरह से आपको दिखाई देती है, आपको समझ में आ जाएगा। तो बेहतरीन प्रोमोटर की होल्डिंग है यहाँ पे, और घबराने की बात मुझे नहीं लग रही है। बट मैं इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मेरा आईपीओ जो लगा हुआ है उसको भी होल्ड करके रख रहा हूँ, और आने वाले मैं सोच रहा हूँ कि हमारा जो विज़न इस शेयर में होना चाहिए वो 1-2 महीने का नहीं होना चाहिए। भले ही फ़िलहाल के डेट में इसका जो सीज़न चल रहा है वो क्रॉप से रिलेटेड ही चल रहा है और फर्टिलाइज़र से रिलेटेड चल रहा है, बारिश का सीज़न। तो यहाँ पे अच्छा खासा उछाल हमें आने वाले महीनों में दिखाई दे सकता है इस शेयर में। बट स्टिल दोस्तों, इसका जो मार्केट कैप है वो एक रीज़नेबल स्मॉल कैप में चला जाता है, और यहाँ पे स्टिल स्मॉल कैप का स्टॉक होने के बावजूद अगर ये लो रिस्क में आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इससे समझ सकते हो कि आने वाले दिनों में इसमें अगर से आपको धीरे धीरे तेज़ी दिखाई देगी, तो इसमें कोई भी
मतलब चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो तेज़ी आपको दिखाई देंगी वो लगभग 1 साल के बाद में दिखाई देंगी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग देख सकते हो कि फर्टिलाइज़र से रिलेटेड कितने शेयर हुए हैं लॉन्च, और बाद में उसकी क्या कुछ वैल्यू आगे चलकर आपको मिली है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। ये जो शेयर्स है फर्टिलाइज़र से रिलेटेड और क्रॉप्स से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड, वो फर्टिलाइज़र्स एंड एग्रो केमिकल्स आपको बढ़ते ट्रेंड में आने वाले सालों में दिखाई देते हैं। मतलब अगर से लॉन्च हो जाता है, लिस्टिंग डेट हो जाती है, तो वहाँ पर काफ़ी लोग पहले लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाते हैं, फिर धीरे धीरे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, ये सब लोग म्यूचुअल फंड्स वगैरह उसमें इंटर होते हैं। बाद में उसका प्राइस मूवमेंट हमें दिखाई देता है कुछ महीनों के बाद में, और ख़ास करके फर्टिलाइज़र्स और एग्रो केमिकल्स से रिलेटेड जो शेयर्स होते हैं वो पिकअप पकड़ते हैं 1 साल के बाद में। हो सकता है ये शेयर 1 साल के बाद में दुगना भी आपको दिखाई दे, तो मुझे उसमें कोई भी डाउट नहीं लग रहा है। सो यहाँ पे भी एंट्री पॉइंट पकड़ सकते हो, बट मैं वह कहूँगा कि बल्क डील इसमें मत कीजिए। इसमें आप लोग धीरे धीरे अक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दीजिए, और अगर से किसी कारणवश मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आता है और इसका अगर डाउन ट्रेंड थोड़ा सा और दिखाई देता है, तब आप लोग आपकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये था मेरे तरफ से इसके बारे में थोड़ा सा ओपिनियन। अगर आपको आईपीओ लगा है तो सेल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सेल नहीं किया है तो प्रॉफिट के लिए ही अगर आईपीओ अप्लाई किया होगा तो लिस्टिंग गेन लेकर आप लोग निकल चुके होंगे, वेल एंड गुड। और एंट्री के लिए फिर से सोच रहे हो तो अक्यूमुलेशन फेज़ में एंट्री कीजिए, बल्क बाय में फ़िलहाल के डेट में नहीं जाना है। तो आई थिंक ये था मेरे तरफ से थोड़ा सा इसका एनालिसिस और एक अपडेट, बट स्टिल आपका रिसर्च इस पे कीजिए। रिलेटेड जो आपको इसके पीयर कंपैरिजंस मिलेंगे उनके बारे में देखिए थोड़ा सा, कि क्या कुछ इसके पेयर कंपैरिजंस में हुई है हलचल लॉन्च होने के बाद में। जैसे यूपीएल देख सकते हो आप, कोरोमंडल देख सकते हो, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। कोरोमंडल का इंट्रिंसिक वैल्यू उससे भी ज़्यादा चला गया है, इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा कोरोमंडल चला गया है, बट स्टिल बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये सीज़न बेयर क्रॉप साइंस ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए चंबल। ओके दोस्तों, आई थिंक काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, और थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियोज़ लाते रहूँगा। और किसी भी शेयर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन या एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।